जय हिंद साथियों, क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले हैं? तो अगर आपका भी ये सपना है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में 40 प्रश्न अकेला हिंदी से आता है। तो हिंदी का अगर एक भी प्रश्न छूटा तो नौकरी आपके हाथ से छूटा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य लिखिएगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं पता है तो तैयारी करने की आवश्यकता है। और इस तैयारी करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो भी यूपी पुलिस में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को लिया गया है। ये कोई भी क्वेश्चन हम अपने घर से नहीं लिखे हैं, है ना। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, या 2013 हो या 18 हो या 19 का कोई भी पेपर हो उसमें पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। देखिए, थोड़ा हम समय लेंगे। समय आपको लेंगे क्यों कि आपको ये हम बता दें कि अंतस्थ होता क्या है। अगर अंतस्थ के बारे में आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं। अंतस्थ, तो देखिए क्या है। अंतः मतलब क्या होता है? अंतः मतलब अंदर, अंदर यानी बीच में। अस्थ मतलब स्थान लेने वाला। तो होता क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वर यानी स्वरों और व्यंजन के बीच में होता है, स्वरों और व्यंजन के बीच में होता है, यानी वो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इन दोनों के बीच में होता है, उसी को बोलते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उस वर्ण को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण कैसे होता है। तो जिनका उच्चारण जो वर्णमाला होता है तो उसमें स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, स्वर व व्यंजन के बीच स्थित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। देखिए, अंतस्थ व्यंजन में एक य होता है, एक होता है र होता है, य र, उसके बाद ल होता है, उसके बाद व होता है, यानी 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 4 है। कौन कौन है? य र ल व। तो कौन कौन है? य र ल तो इसमें नहीं है लेकिन 3 है ना इसमें, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। यानी इनमें से सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये अगर एक्सप्लेन करने का तरीका, बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है। इसको टाइप करिए, वीडियो बनाइए, एडिट करिए, अपलोड करिए, टाइम लगता है। तो इस मेहनत के बदले आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब हम मांग रहे हैं। एक अच्छा सा कमेंट, आप पॉजिटिव कमेंट आप करिएगा ताकि हमको भी देख के मोटिवेशन मिले और इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो हम अपलोड करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से उसमें व्यंजन है। देखिए, अगला अंतस्थ व्यंजन था और यहाँ पे क्या है? उसमें व्यंजन। थोड़ा सा समय लेंगे, वही बात है, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं से अगर प्रश्न बनता है तो वो आपसे छूटे नहीं, वो आपसे नहीं छूटे। तो सबसे पहले बात करेंगे उस व्यंजन होता क्या है। उस व्यंजन होता क्या है तो याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण जब हम करते हैं तो उस करते समय वायु मुख के कोई भी स्थान विशेष होता है उसमें रगड़ खा के निकले। रगड़ खा के मतलब आसानी से ना निकले, कठिनाई से निकले। तो होता क्या कि फेफड़े से निकले ध्वनि जब मुख में रगड़ खा के निकलती है और जो वर्ण उससे बनता है उसी को बोलते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन आप बोलेंगे होता कौन कौन सा है, तो हम बोलेंगे उसमें जो व्यंजन होता है वो होता है स, उसके बाद क्या होता है श, उसके बाद होता है स, उसके बाद होता है ह। अब बोलेंगे इसको तो स तीनों को स बोल रहे हैं, लेकिन इनके उच्चारण में अंतर होता है। ये बड़े वाले स को जो बोलते हैं, बोलते समय थोड़ा जोर देके बोलना होता है श। ओके, और ये स, ये वाला स,
और ये ह। तो ये सभी क्या है, तो आप बोलेंगे ये सभी है उष्म व्यंजन चारों। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो 4। याद रखिएगा उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है, तो स, श, स, ह होती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन की बात करें, स भी दिया है जो यहाँ पे है स, उसके बाद ये श दिया है तो ये भी स है, श दिया है बड़ा स वो भी है, ह लेकिन नहीं है, लेकिन ये तीनों तो है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का नेचर जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नौकरी नहीं होने वाली है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, थियरी भी पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन का नेचर कैसा हो सकता है वो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा अंतःस्थ व उष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, तो हमने बताया था आपको 4। उष्म व्यंजन कितने बताए थे, 4। लेकिन इनमें तो इससे देखिए कि पूछा क्या है, ये पूछा है अंतःस्थ और उष्म व्यंजन दोनों को पूछ दिया है। तो याद रखिए 4 होता है अंतःस्थ और 4 होता है उष्म व्यंजन। अंतःस्थ में आपके बोले थे कि एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है व। उष्म व्यंजन में श, श, उसके बाद स, उसके बाद ह। लेकिन अब दोनों को पूछ दिया है तो दोनों को पूछेगा तो आपको दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे तो 4 4 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 4 8 होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, 8 सही होगा। अंतःस्थ और उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए हल्का हल्का प्रश्न पढ़ लेंगे, लेकिन हल्का हल्का प्रश्न तो आता ही नहीं ना। मतलब देखिए 40 में से लगभग 40 में से 15 प्रश्न ऐसे होंगे कि आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न होंगे वो हिला देने वाला प्रश्न होगा। जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। भले आपको हमने डेट नहीं लिखा है, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करिएगा, मिलेगा अवश्य, और नहीं करते होंगे तो फिर तो नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दीर्घ जो होता है दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। अब देखिए संधि विच्छेद तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो सुनिएगा हमने इसके पहले वाले वीडियो में वर्ण विच्छेद करके बताया था। अब देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं राम का, समझने का कोशिश करिएगा। ये कोई भी वर्ड आ सकता है। दीर्घ दिया है ना, उद्यान पूछा है 18 वाले में कि उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या होता है। हमने तो सिर्फ दीर्घ का लिया है, लेकिन ये समझने की कोशिश करिएगा ये वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो देखिए अगर राम को लिखे तो क्या होता है कि देखिए एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो व्यंजन अगर किसी भी व्यंजन का उच्चारण करें उसमें स्वर आ ही जाता है। तो अगर हम र लिखे तो र को अकेला लिखते हैं और आ को बाद में लिखना पड़ेगा। र को लिख दिया, आ को इसके बाद में लिखना पड़ेगा, लेकिन इस र के नीचे एक हलंत देना पड़ेगा। इससे ये पता चलेगा कि र आधा है, तो र आ हो गया। म को अगर तोड़े हम लोग तो म तो लिख देंगे, लेकिन इसके नीचे एक हलंत देना पड़ेगा और तब जाके लिखना पड़ेगा क्या, अ, क्योंकि म तो है लेकिन म में अ छिपा है, म। तो कितने वर्ण विच्छेद हो गए, 1 2 वर्ण, 3 वर्ण, यहाँ पे 4 वर्ण हो गए। तो ये भी पूछता है कि राम में कितने वर्ण है, तो आप बोलेंगे 4। उसी प्रकार दीर्घ का विच्छेद करिए। अगर आप पढ़े होंगे तो कर देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर बात ही दूसरा है। देखिए दीर्घ अगर लिखे हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर जिसको जल्दी हो जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम समझाएंगे, समझाए के ही मानेंगे। देखिए दीर्घ की बात करें तो देखिए एक अगर बात करें यहाँ पे गृह है ना, ग्रह लिखते हैं ग्रह ना, तो ग में ये र आधा र हुआ है, लेकिन अगर गृह लिख दें गृह, तो गृह में ये ऋषि का मात्रा है, ऋषि का ऋषि बनता है। जिसे हम लोग ऋषि बनाते हैं ना ऋषि, वो ऋषि का री का है, ऋषि का मात्रा होता है जो ऋषि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दीर्घ की बात करें दीर्घ का, तो देखिए द तो निकल जाएगा अलग, हलंत लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बीच में क्या है, री, और री तो आधा होता नहीं है, तो री को आप ऐसे लिखेंगे, री हो गया, तो हो गया। ग को लिखा जाएगा तो ग लिखा जाएगा, नीचे हलंत देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि अ लिखिए, अ। ओके, तो अब देख लीजिएगा दीर्घ इस प्रकार किस में लिखा है, तो द आधा ह, री है ह, ग है ह, अ है। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे द्रि द र ग अ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा।
ठीक है, आशा करते हैं कि वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे अब अगर एग्जाम में आता है तो। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता। देखिए अलग अलग वर्ग बांटा गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ में आपको आए। एक होता है क वर्ग, एक च, उसके बाद ट, क च ट त और प वर्ग होता है। आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिए। एक क होता है तो क में आ जाता है क ख ग घ अंग। ओके, च वर्ग की बात करें, च में क्या आता है च छ ज झ इय। ट की बात करें, ट में क्या आता है ट ठ ड ढ ड़। त में क्या आता है तो त में बोल देंगे, देखिए त में होता है आपका त थ द ध न। प में प फ ब भ म। लेकिन हमसे पूछा है ट का, तो ट में क्या होगा तो आप बोलेंगे ट में तो खुद ट होगा ही, ट होगा। उसके बाद क्या होगा ट ठ, ठ हो गया। ट ठ के बाद क्या होगा तो आप बोलेंगे ड होगा। ड के बाद क्या होगा तो ढ होगा, और ढ के बाद क्या होगा ड़ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कि इसमें से कौन है इस ऑप्शन में वही राइट होगा। तो ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि देखिए यही क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ऑप्शन तो चेंज कर देगा। ट ठ ड ढ ड़, इसमें से देखिए कौन मिल रहा, तो आप बोलेंगे ध, लेकिन ध तो इसमें नहीं है, ठ। लेकिन ये वाला जो है ठ, ठ हमारा राइट आंसर होगा। क्यों कि ठ यहाँ पे है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठ वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस क्या आंसर क्या होगा, ट वर्ग में कौन है, देखिए ट वर्ग में कौन सा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है नहीं, क्या पूछा है नहीं। तो अब बताइए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ठ भी है, हाँ। आगे ड भी था, ड तो नहीं है लेकिन ढ तो मिल रहा है हमको, ढ तो मिल रहा, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ढ यहाँ पे है। ड को देखिएगा, ड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी तीनों तो मिल गया। पूछा है कि ट वर्ग में नहीं है तो एक बचा ध, यानी ध हमारा ट वर्ग में नहीं होगा, ध हमारा ट वर्ग में नहीं होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ध वाला। यहाँ ध्यान दीजिएगा नहीं दिया है, अगर वर्ग में है पूछेगा तो ठ भी है, ठ के बाद ड भी है, ड़ भी है, ढ भी है, लेकिन नहीं पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ध, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उस वर्ण को कहते हैं। देखिए ध्वनि क्या होती है, ध्वनि या तो मुख से निकलेगी और नहीं तो मुख और नाक दोनों से निकलेगी, मुख और नाक दोनों से निकलेगी। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निर्नुनासिका। निर्नुनासिका कहने का मतलब क्या है, निर मतलब नहीं, मानिए निर मतलब नहीं, यानी जो नासिका से ध्वनि नहीं निकलती है उसको क्या बोलते हैं, निर्नुनासिका, निर्नुनासिका। ओके, तो केवल मुख से अगर ध्वनि निकले तो हम क्या बोलेंगे, निर्नुनासिका, यानी नाक से ध्वनि नहीं निकलती है, मुख से निकलती है, तो निर्नुनासिका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए, प फ ब भ म व्यंजन का उच्चारण स्थान है, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है, प फ ब भ म का। ओके, तो देखिए प फ ब भ म की बात करें तो ये प वर्ग में आता है, किस में आता है, प वर्ग में। अब प वर्ग में जितने भी आते हैं उस प वर्ग का उच्चारण बोलिएगा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि प वर्ग का जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ, क्या होगा, ओष्ठ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प फ ब म का उच्चारण होगा ओष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उसे निम्न में से कहते हैं। मतलब जो अगर दो व्यंजन एक साथ मिल जाए और मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण कर दे उस व्यंजन को क्या कहते हैं। तो अंतस्थ आपको तो बता ही दिया, यर लव होता है। उस व्यंजन स स स, महाप्राण मतलब जिस ध्वनि को उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उसे निम्न में से कहते हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त होना। अब ऐसा कौन सा है गुरुजी, तो देखिए ऐसे की बात करें तो ऐसा एक है छ, एक है त्र, एक है ज्ञ, एक क्या है, छ त्र ज्ञ। ओके, एक और होता है, वो होता है कौन सा, स्र, वो होता है श्र। अब देखिए ये छ जो बनता है ना वो क से बनता है
और स से बनता है। तो दो दो मिल गया ना, दो दो मिल गया तो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। तो की बात करें तो एक त से बनेगा और उसमें आ जाएगा र। ज्ञ की बात करें, ज्ञ किससे बनता है? तो देखिए पहले ज आएगा, ज वाले को आपको कॉलम में जाना पड़ता है, उसके बाद य वाले में जाना पड़ता है। किस में जाना पड़ता है बोलिएगा? उसके बाद आपको जाना पड़ता है य वाले में, य वाले में। स्र की बात करें, स्र वाले में क्या होता है? तो पहले स्र स आएगा, स नीचे हलंत, उसके बाद र आएगा। तो ये दो दो से मिलके एक नया व्यंजन का निर्माण कर दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसलिए क्या है? संयुक्त व्यंजन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। वर्णमाला के अनुसार हर्स्व यानी हरस्व बोलते हैं उसको, हर्स्व है ना, हरस्व दीर्घ प्लुप्त निम्न में से क्या है? तो देखिए वर्णमाला के अनुसार जो होता है हर्स्व दीर्घ और प्लुप्त, ऑप्शन दिया है स्वर होते हैं कि मात्रा होते हैं कि व्यंजन होते हैं कि विसर्ग होते हैं। आपको बताना है क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, देखिए ये हर्स्व दीर्घ और प्लुप्त ये होते हैं स्वर। क्या होते हैं? आप बोलेंगे कि ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हर्स्व स्वर क्या होता है कि जिनको उच्चारण में कम समय लगे, हर्स्व स्वर होता है, और जिनको उच्चारण में ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर होता है, और जिनको उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम प्लुप्त स्वर में आता है। दीर्घ स्वर में कौन आ जाएगा? तो आप बोलेंगे जो आ है ना, आ आई, ये सब आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। और हस्व स्वर में कौन आता है? अ, ई, छोटी को बोलते हैं ई, ओके, उ हस्व स्वर में आते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि स्वर होता है गुरुजी। वर्णमाला के अनुसार हर्स्व दीर्घ और प्लुप्त क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्या पूछा है कि दंतोष्ठय, दंतोष्ठय यहाँ पे पूछा है। दंतोष्ठय में जोड़ दिया है दंत और ओष्ठ को अगर जोड़ देंगे आप, दंत और ओष्ठ्य को जोड़ देंगे, ओष्ठ को, तो ये बन जाएगा दंतोष्ठय। तो पूछा है कि दंतोष्ठय ध्वनि निम्न में से कौन सी है? दंतोष्ठय ध्वनि कहने का मतलब क्या है कि वह ध्वनि जो दांत और ओष्ठ के सपोर्ट से यानी रगड़ से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं दंतोष्ठय ध्वनि। ओके, र एक लुंठित वर्ण है, र। ये जो होता है, ये उच्चारण जो होता है ल और र दोनों साथ में होता है, वो दंत मूलक से होता है। किससे होता है? तो आप बोलेंगे दंत मूलक कहते हैं उसको, दंत मूलक से उच्चारण होता है। क कंठ से उच्चारण होता है। किससे? कंठ से उच्चारण होता है। ओके, व हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? व ही दंतोष्ठय ध्वनि है, दंतोष्ठय ध्वनि है। आप बोलेंगे दंतोष्ठय ध्वनि क्यों है? आप व को बोल के देखिए एक बार। अगर वो बोलते हैं तो नीचे वाला जो दांत है आपके ऊपर वाले होठ से रगड़ करके उत्पन्न करेगा। व बोलिए, व बोलिए, व हो रहा है दंतोष्ठय, व। ठीक है, तो ख और ख भी क्या है? कंठ से उत्पन्न होता है। अगर ये आपको ध्वनियाँ याद नहीं हो रहा तो एक बार इस चित्र को देखिएगा और उसके बाद याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ नासिक्य, नासिक्य से उच्चारण कौन होता है? तो अंग, 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 ज, ड़, न, म, जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं। दंत्य त, ल, स, मूर्धा से री, ट वर्ग, ड वर्ग, ढ वर्ग, र और रीट स। ठीक, दंतोष्ठय कौन है? तो आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे वह दिख रहा है दंतोष्ठय में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बोल बोल के जब याद करेंगे, आप बोल बोल के देखेंगे ना, जैसे देखिए वो बोले थे ना, तो वो दंतोष्ठ है क्योंकि नीचे वाला दांत और ऊपर वाला ओष्ठ टच कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो आप एक अच्छे सफल छात्र हैं। आप अपने मंजिल को पाने में डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।